हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने आज करने जा रहे हैं फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 17 अपना चल रहा था उसका पार्ट नंबर 6। तो इसमें जो अपने टॉपिक हैं वो देखो, एक तो है मॉडुलन और इसके प्रकार, और दूसरा है मॉडुलन की आवश्यकता। भी मॉडुलन क्या चीज़ होती है, और ये मॉडुलन जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, बाकी टॉपिक तो मैं आपको इंपॉर्टेंट कहता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कहता हूँ क्योंकि एक आधा टाइप हर साल पेपर में इसका आ जाता है। उसकी परिभाषा पूछ लेता है, मेन तो परिभाषा ही है इसमें, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं लंबा चौड़ा, और या कोई उसके डायग्राम वगैरह पूछ लेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। सेकंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद देखो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें अपने आयाम मॉडुलन और ये इसके बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद एक वीडियो जो अपने बुक के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज अपने छठा पार्ट करने जा रहे हैं, 7वां और 8वें पार्ट में ये चैप्टर बिल्कुल 100% एंड हो जाएगा विद जो आपके बुक के क्वेश्चन है उसके साथ। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, अपने सबसे पहले पढ़ेंगे मॉडुलन के बारे में। मॉडुलेशन इंग्लिश में इसको बोल देते हैं मॉडुलन। ठीक है, भी क्या चीज़ होती है ये मॉडुलन। तो देखो, सामान्यतः संदेश, सूचना या संकेत निम्न आवृत्ति के होते हैं, इस कारण इन्हें अधिक दूरी तक नहीं भेजा जा सकता। अधिक दूरी तक भेजने हेतु मॉडुलन का उपयोग किया जाता है। भाई जो अपने जैसे मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बताया था ना, उदाहरण देके, क्या कि जब अपने टेलीफोन से फ़ोन मिलाते हैं तो जो अपनी साउंड वेव होती हैं, ध्वनि तरंगें होती हैं, वो किस में चेंज हो जाती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं उसमें चेंज हो जाती हैं वो वाली। ठीक है, तो अब कई बार क्या होता है कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें जो चेंज होती हैं, जो अपनी ध्वनि तरंगें इसमें, तो इनकी क्या है? आवृत्ति। ठीक है, इनकी जो फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो आवृत्ति बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, यानी कि अपने डायरेक्ट इनको अगर भेजना चाहें, भी आपको कह दें 500 किलोमीटर तक इनको भेजना है, तो आप नहीं भेज सकते इनको डायरेक्ट। तो अब क्या करना पड़ेगा अपने को कि अपने एक नई विधि काम में लेते हैं इनको ज़्यादा दूरी तक भेजने के लिए, इन्हीं तरंगों को। तो उस विधि को ही अपने क्या बोल देते हैं? मॉडुलन बोल देते हैं। ठीक है, भाई जो तरंगे जिनकी आवृत्ति कम है उसको क्या है? ज़्यादा दूरी तक भेजने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसको अपने मॉडुलन कह देते हैं। तो मॉडुलन की जो सही परिभाषा है वो क्या है? देखो यहाँ पर कि निम्न आवृत्ति के संकेतों को उच्च आवृत्ति पर वाहित या अध्यारोपित किया जाता है। इस तरंग को वाहक तरंग और इस प्रक्रिया को मॉडुलन कहा जाता है। भी अपने क्या करते हैं कि जो अपनी तरंग होती है उसकी आवृत्ति निम्न होती है। अब आप अगर मैं आपको कहूँ कि निम्न और उच्च आवृत्ति की तरंग का आप चित्र बनाओ, तो देखो मान लो मैं यहाँ पर दो तरंगे ले रहा हूँ, दोनों में जो समय है यहाँ तक, कोई मान लो यहाँ तक टी टाइम है। ठीक है, यहाँ तक भी क्या है? टी टाइम है। तो अब यहाँ पर आपको क्या है? जो आवृत्ति है वो निम्न रखनी है और यहाँ पर आवृत्ति तरंग की उच्च रखनी है। तो निम्न आवृत्ति की तरंग तो ये होगी। अब आवृत्ति क्या होती है? एक सेकंड में ये किए गए कंपनों की संख्या या एक आवर्तकाल में किए गए कंपनों की संख्या। तो यहाँ तो इसने एक कंपन किया। ठीक है, और यहाँ पर जो उच्च आवृत्ति की अगर तरंग की बात करूँ मैं आपको, तो वो इस तरीके से चलेगी, इस तरीके से चलेगी। तो ये क्या है? उच्च आवृत्ति की तरंग। अब इसने बहुत सारे कंपन कर लिए, समय उतने ही है, मान लो यहाँ पर 5 सेकंड का टाइम है और यहाँ पर भी 5 सेकंड का। तो इसने तो 5 सेकंड में मान लो 5 कंपन कर लिए, इसने एक ही किया। तो मतलब इसकी आवृत्ति इससे क्या है? 5 गुना है, जो इधर वाली तरंग है। तो ये उच्च आवृत्ति की तरंग है। तो अपने पता क्या करते हैं कि जो अपना संकेत होता है, मतलब कि जो अपने मैसेज अपने भेजते हैं, अपनी आवाज़ भेजते हैं या वीडियो, वो निम्न आवृत्ति का होता है। अब अपने क्या करते हैं कि इसको एक उच्च आवृत्ति की तरंग के साथ, इस तरीके की तरंग होती है, उस उच्च आवृत्ति की तरंग के साथ मिक्स कर देते हैं, यानी दोनों को मिला देते हैं, और मिलाकर अपने को एक यहाँ पर परिणामी तरंग मिलती है। और उस परिणामी तरंग की आवृत्ति क्या होती है? इन दोनों तरंगों से ज़्यादा होती है। ठीक है ना, तो क्या होगा कि यहाँ पर अपने दो तरंगों को मिलाएंगे तो ये दोनों तरंगे क्या होगी? अध्यारोपित होंगी एक दूसरे पर। अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े ना आपने? नहीं पढ़ा तो 12वें चैप्टर में इस बार भी पढ़ लोगे। दो तरंगों को जब मिलाएंगे तो अपने को एक नई तरंग, परिणामी तरंग मिलेगी, और इसकी क्या होगी? आवृत्ति, जैसे देखो ये मैसेज वाली थी, अब ये नहीं जा सकती थी, लेकिन अब इसको इसके साथ मिक्स कर दिया, तो मिक्स करके अब इसकी आवृत्ति भी क्या होगी? उच्च होगी। अब इसमें अपना मैसेज भी है, ये वाला कोई मान लो जो संकेत आप भेज रहे हो वो भी है, और जो अपने तरंग दूसरी इसके साथ मिक्स कर रहे हैं वो भी है। अब दूसरी साइड जब ये पहुंचेगी तो वहाँ पर एक ऐसी यानी अरेंजमेंट की होती है, भी ये वाली तरंग अलग निकल जाती है और ओनली मैसेज वहाँ पर पहुँचता है।
ठीक है, वो वहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ होता है। उस प्रक्रिया को डी मॉड्यूलेशन कहते हैं, वी मॉड्यूलन कह देते हैं। तो अब देखो क्या होता है कि जब निम्न आवृत्ति के संकेतों को उच्च आवृत्ति पर वाहित या अध्यारोपित किया जाता है, ठीक है, समझ आ गई जो आपको अभी मैंने डायग्राम के द्वारा बताया। इस तरंग को वाहक तरंग, जो अपनी उच्च आवृत्ति की तरंग उपयोग में लेते हैं ना, उस तरंग को अपने वाहक तरंग बोल देते हैं, और इस प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहा जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, इसको अपने क्या बोल देते हैं बच्चों, मॉड्यूलन कह देते हैं। ठीक है, अब जो तरंग अपने यूज में लेते हैं वो क्या होती है, सामान्यतः तरंग ज्यावक्रिय या स्पंद रूप होती है। भाई ज़्यादातर 99% केसों में आप ज्यावक्रिय मतलब साइन वेव लोगे। साइन वेव कौन सी, जिसका जो तरंग का समीकरण निकालें अपने, तो ए साइन ओमेगा टी है, ए साइन ओमेगा टी, ज्यावक्रिय बोल देते हैं। साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्या बोल देते हैं। तो ज्यावक्रिय मतलब जो तरंग क्या है, साइन के अनुसार चेंज हो रही है। और क्या, या स्पंद रूप, स्पंद रूप इस प्रकार से होती है, जो आपने इस प्रकार ये पढ़ा था, ये स्पंद रूप होती है। ठीक है, जिसको वर्गाकार अपने ज्यावक्रिय तरंग कह देते हैं। तो इस प्रकार का तो बहुत कम ही होता है, ज़्यादातर अपने ज्यावक्रिय तरंग के रूप में लेते हैं, काम में लेते हैं। तो अब क्या है, जो मैसेज जाएगा अपना, उसकी समीकरण ये देखो यहाँ पर क्या दिखाई हुई है। वैसे तरंग की समीकरण है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है, तो यहाँ पर सी टी इज इक्वल टू ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस फाई। ये क्या है, वाहक तरंग जो आप मिक्स करके भेज रहे हो, जो उच्च आवृत्ति की तरंग होती है ये वाली, ठीक है, उसका समीकरण है ये, उच्च आवृत्ति की तरंग का समीकरण है। सी टी यहाँ पर संकेत की तीव्रता है, या इसका आप कह सकते हो कि तात्क्षणिक, इसका आप कह सकते हो एम्पलीट्यूड या आयाम, तात्क्षणिक किसी समय पर इसका विस्थापन कह सकते हो। ए सी इसका आयाम है, जो ये वाली तरंग है, आयाम मतलब अधिकतम विस्थापन। ओमेगा सी इसकी कोणीय आवृत्ति है 2 पाई ओमेगा सी, और फाई यहाँ पर क्या है, कलांतर है भी, वो कितने कलांतर पर जा रही है, जो आपकी वाहक तरंग है उसके, वाहक तरंग है वो आपके मूल जो आपकी संकेत तरंग है उसके साथ। ठीक है, अब यहाँ पर मॉड्यूलन को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और क्लियर करना चाहूँगा। देखो यहाँ पर कई शब्द आएंगे आगे, ठीक है, और उन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। देखो वाहक तरंग आपको पता लग गया, वाहक तरंग क्या होती है, जिसके साथ अपने मिक्स करके भेजते हैं किसको, जो संदेश सिग्नल होता है, मैसेज सिग्नल होता है, उसको संदेश सिग्नल। अब ये कौन सा होता है, जिसको अपने भेजना होता है, जिस मैसेज को, संदेश सिग्नल, या इसको अपने कहेंगे मॉड्यूलक। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा मॉड्यूलक संकेत, इसको क्या बोलेंगे, मॉड्यूलक संकेत या सूचना संकेत, मैसेज सिग्नल। मॉड्यूलक का मतलब जिसका मॉड्यूलन करना होता है। ये वाहक तरंग है, इसके साथ इसको मिक्स करते हैं तो मतलब इसका मॉड्यूलन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको मॉड्यूलक संकेत बोलेंगे, जो अपने द्वारा बोली गई आवाज़ है जिसको विद्युत चुंबकीय तरंग में बदला है, ये मॉड्यूलक संकेत। और जो अपने को ये मिलती है तरंग, इसको मॉड्यूलित तरंग बोलते हैं। ये मॉड्यूलक संकेत है या मॉड्यूलक तरंग भी कई बार लिखा आ सकता है आपको, लेकिन जो दोनों का मिक्स अप होके मिलती है अपने को, उसको मॉड्यूलित तरंग बोल देते हैं। तो इसमें आपको मिक्स नहीं होना, ठीक है। ये मॉड्यूलेटेड, ये क्या होता है, मॉड्यूलेटिंग वेव होती है, इंग्लिश में इसको मॉड्यूलेटिंग और इसको मॉड्यूलेटेड वेव बोल देते हैं। इतना सा फर्क है, थोड़ा सा नाम में क्या कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। अब मॉड्यूलन के प्रकार है 3 प्रकार। तो मॉड्यूलन का 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले आयाम मॉड्यूलन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इस प्रकार के मॉड्यूलन में वाहक तरंग का आयाम मॉड्यूलक संकेत या सूचना संकेत के साथ रैखिक रूप से परिवर्तित किया जाता है, अर्थात परिणामी संकेत का आयाम समय के साथ क्या होता है बच्चों, परिवर्तित होता है यहाँ पर। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि जो अपने पास ये वाली तरंग होती है, अब यहाँ पर वाहक तरंग आपकी बुक में तो ऐसी दी हुई है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है, ठीक है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम बना दिया, लेकिन वाहक तरंग का अगर आप सही डायग्राम चाहो, आप नेट पर चेक भी कर सकते हो इस पर, तो जो उसका सही डायग्राम है वाहक तरंग का, वो इस तरीके का होगा, ठीक है। इस तरीके का भी, एक बार तो उसका आयाम क्या है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप बुक के इस हिसाब से चलना चाहते हो तो आप ये डायग्राम बना दो, नहीं तो आप ये, क्योंकि बुक में ये वाला डायग्राम ओनली संकेत रूप में दिखाया गया है, आपको सही तरीके से नहीं दिखाया कि ये आयाम मॉड्यूलित वाहक तरंग है भी, जो आयाम मॉड्यूलन है उसमें काम आती है। सही इसका डायग्राम ये है। अगर आप ये भी बनाओगे, ये भी आपका कोई गलत नहीं करेगा, बिल्कुल 100% आपका सही होगा डायग्राम, ठीक है। तो अगर आप इसकी जगह ये बनाना चाहो तो ये भी बना सकते हो।
तो ये वाहक तरंग है। ठीक है, वाहक तरंग का जो आयाम होता है वो हर टाइम चेंज होता रहता है, और ये मॉडुलक संकेत है जिस संकेत को अपने सूचना संकेत को भेजना होता है। तो इन दोनों को मिक्स करते हैं तो परिणामी तरंग अपने को इस प्रकार की मिलती है। और परिणामी तरंग जो मॉडुलित तरंग है, इसको मॉडुलित तरंग बोलेंगे। तो परिणामी तरंग का आयाम भी क्या होता है, हर टाइम चेंज होता रहता है। एक चीज़ आप मॉडुलन में और देखना कि जो आप यहाँ पर वाहक तरंग जैसी यूज करोगे, आपको जो परिणामी तरंग है वो भी उसी प्रकार की मिलेगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो मैसेज सिग्नल तो अपना वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन वाहक तरंग चेंज होने से जो आपका परिणामी तरंग है ये चेंज हो जाती है। तो इसी वाहक तरंग के आधार पर ही मॉडुलन के प्रकार हैं। तो आयाम मॉडुलन में जो अपने वाहक तरंग यूज करते हैं उसका भी आयाम समय के साथ परिवर्तित होता है, और जो परिणामी संकेत आता है उसका भी आयाम समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। और इस मॉडुलन में वाहक तरंग की आवृत्ति और कला नियत रहती है। जो वाहक तरंग है उसकी आवृत्ति और कला, अब कला कैसे बदल जाती है, मान लो कि आपके पास ये कोई तरंग है, अब इसकी विपरीत कला की तरंग की बात करें तो विपरीत कला में तरंग पता कैसे होगी, ऐसे उल्टी जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो आपके पास वाहक तरंग का है, मान लो वाहक तरंग आपकी यहाँ से ऐसे ऊपर जा रही है, तो जो आपकी आयाम मॉडुलित तरंग आ गई वो भी 0 से ऊपर ही जाएगी, ऐसे नहीं भी वो नीचे से स्टार्ट हो जाएगी तरंग, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब कि मॉडुलन में वाहक तरंग की आवृत्ति और कला नियत रहती है। वाहक तरंग की ना तो आवृत्ति चेंज होती है इसमें, और ना ही उसकी कला चेंज होती है, फेज चेंज होती है। ठीक है, तो मॉडुलन के प्रकारों में आपको क्या याद रखना है कि जो वाहक तरंग है वो किस प्रकार की है, उसका आयाम चेंज हो रहा है, आवृत्ति चेंज हो रही है, या उसकी कला चेंज हो रही है। इसी तीनों आधार पर मॉडुलन के 3 प्रकार हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो टाइप आता है इसका वो आता है आवर्ती मॉडुलन, फ्रिक्वेंसी मॉडुलेशन। तो मॉडुलन के इस प्रकार में वाहक तरंग का आयाम और कला तो नियत रहते हैं। अब इसमें आयाम और कला नियत आगे, और क्या चेंज होगी, जो इसका नाम है आवृत्ति क्या होती है, मॉडुलक संकेत के अनुसार परिवर्तित होती रहती है वाहक तरंग की। ठीक है ना, ये आपको हमेशा याद रखना वाहक तरंग की। और जब मॉडुलक संकेत का आयाम उच्च होता है तो तब मॉडुलत संकेत की आवृत्ति कम, और जब आयाम निम्न होता है तो मॉडुलत संकेत की आवृत्ति अधिक हो जाती है। अब इसको समझो, देखो क्या है, जो इसका डायग्राम है मैं यहाँ पर बीच में बनाना भूल गया था, तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है। दोनों ही डायग्राम मैंने नीचे बना दिए हैं। तो ये देखो, ये तो मॉडुलक संकेत है। अब ये आवर्ती मॉडुलन या वाहक तरंग है। अब आप इसमें देखो कि पहले तो मान लो अगर मैं इस कंपन की बात करूं और एक यहाँ पर इस कंपन की बात करता हूं, तो एक कंपन तो आपका ऐसे हो रहा है, अगर इसको थोड़ा सा बड़े रूप में मैं कहूँ, एक कंपन तो ऐसे हो रहा है। ठीक है, और दूसरा कंपन पता कैसे हो रहा है, दूसरा कंपन ऐसे हो रहा है। तो अब यहाँ पर अगर मैं सेम टाइम के लिए बात करूँ, मान लो इसके लिए इतना समय, इसके लिए इतना, तो ये वाली तरंग यहाँ पर अब ज़्यादा कंपन करेगी। मतलब कि अब इसमें जो वाहक तरंग है, ये वाली वाहक तरंग है, इसकी आवृत्ति चेंज हो रही है। ये आवृत्ति चेंज को दर्शा रहे हैं। और ये डायग्राम मैंने थोड़ा हाथ से बनाया था, तो इस कारण इसका जो आयाम है वो पूरा नियत नहीं रहा, लेकिन आयाम बिल्कुल नियत रहता है। ये वाले जो इसके सिरे हैं बिल्कुल एक सीध में चलते हैं। ठीक है, तो ये वाहक तरंग है। और जब ये दोनों तरंगें मिलती हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, आवर्ती मॉडुलित तरंग अपने को मिल जाती है। अब इसके कहने का मतलब, ऊपर एक चीज़ इसने कहा था कि जब मॉडुलक संकेत का आयाम उच्च होता है, आयाम क्या होता है, उच्च होता है, तो मॉडुलित संकेत की आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। और जब मॉडुलक संकेत, जो ये वाला संकेत है अपना, इसका क्या होता है, आयाम निम्न होता है, तो इसकी आवृत्ति उच्च होती है। मतलब कि जब आपकी जो ये मॉडुलक संकेत है, जो आप मैसेज सिग्नल भेज रहे हो, इसका आयाम उच्च रहता है जितना टाइम, उतना टाइम अपने को जो तरंग मिलती है उसकी आवृत्ति कम होती है। ठीक है, मतलब कि ये थोड़ा गैप इसमें ज़्यादा होगा, मतलब आवृत्ति या कंपनों की संख्या कम होगी। लेकिन जैसे ही तरंग आपकी निम्न साइड चली जाती है, निम्न उसका क्या हो जाता है, आयाम हो जाता है, तो जो उसकी आवृत्ति अब उच्च हो जाती है। ये उच्च आवृत्ति वाला पार्ट है। ठीक है, तो दूसरी लाइन का मतलब ये है, जो ये दूसरी लाइन लिखी हुई है। अब तीसरा है कला मॉडुलन। तो कला मॉडुलन भी वैसे तो क्या है, आवर्ती मॉडुलन का ही एक प्रकार है। अब कला मॉडुलन में क्या होता है कि इस मॉडुलन में वाहक संकेत का कला कोण मॉडुलक संकेत के तात्क्षणिक मान के साथ परिवर्तित होता है। आवर्ती और कला मॉडुलन एक ही प्रकार के मॉडुलन के रूप में, इसमें मॉडुलित संकेत का आयाम नियत रहते हैं। अब देखो, इसके कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या हो जाता है, जो आपकी वाहक तरंग है, अब देखो ये तरंग तो आपकी यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन वाहक तरंग आप देखो नीचे की ओर जा रही है। मतलब ये दोनों विपरीत कला में होती हैं। और जो यहाँ पर तरंग आएगी वो तो आप अपने हिसाब से बना दो, बुक में ये दोनों डायग्राम एक जैसे से ही दिए हुए हैं।
अब इसमें देखो क्या होता है कि जो वाहक तरंग है उसका कला कोण चेंज होता है, ठीक है, उसका कला कोण मतलब कि उसकी कला हर टाइम चेंज होती है और उसकी आवृत्ति भी इसमें चेंज होती है। ये आपको स्पेशली याद रखना है कि जो कला मॉड्यूलन होता है उसमें आवर्ती और कला दोनों चीज़ें चेंज होती है, बस आयाम नियत रहता है वाहक तरंग का। और जो अपने को मॉड्यूलित संकेत या मॉड्यूलित तरंग मिलती है मॉड्यूलन के बाद, उसका भी क्या होता है कला कोण, और जो उसकी कला है और उसकी आवर्ती है वो दोनों ही चेंज होती हैं, लेकिन उसका आयाम नियत रहता है, ठीक है। तो आपको हम जो 3 मॉड्यूलन के प्रकार हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिए हैं, यहाँ पर बुक से सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर बताए हुए हैं, और इसके डायग्राम आपको मैंने बुक से थोड़े से अलग बना के दिए हुए हैं, ठीक है। सही डायग्राम यही है, बुक में थोड़ा शॉर्टकट में दे रखा है, इसको मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक अपना मॉड्यूलन की आवश्यकता। भी मॉड्यूलन जरूरी क्यों है, भी मॉड्यूलन की प्रक्रिया अपने करते क्यों है, ऐसा क्या कारण हो जाता है कि अपने को मॉड्यूलन करना पड़ता है। भी वाहक तरंग के साथ दूसरी तरंग को मिक्स, वैसे तो ये क्या है थोड़ी सी यानी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगी, मतलब थोड़ी आप कह सकते हो जटिल प्रक्रिया होगी है। कैसे कि पहले तरंग के साथ मिक्स करो, फिर उस तरंग में से संकेत को अलग निकालो, उस वाहक तरंग को अलग करो, तो ये थोड़ी जटिल होगी। लेकिन आवश्यकता इसकी अपने को क्यों पड़ती है, उसके 2-3 कारण हैं। तो पहला कारण इसमें है एंटेना या एरियल का आकार। तो देखो क्या होता है कि संकेत के प्रभावी संचरण के लिए आवश्यक है कि एंटीना का आकार तरंग दैर्ध्य के समतुल्य λ/4 की कोटि का होना चाहिए। तो माना एक रेडियो तरंग की आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज है, तो इस हेतु लैम्डा 15 किलोमीटर होगा। अब इसके कहने का मतलब है भी अगर आप जो अपनी तरंग है, कोई भी संकेत है, ठीक है, ये संकेत आपका वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, कोई मैसेज भी हो सकता है, या आपकी आवाज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो संकेत आपका मान लो आप PDF फाइल जैसे भेजते हो। अब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, PDF फाइल भेज रहे हो, PDF वो उसका फॉर्मेट है जो मोबाइल में देखते हैं अपने। अब वो ऐसे नहीं भी वो PDF की फॉर्म में आगे जाती है, PDF फाइल पहले कन्वर्ट होती है किसमें, विद्युत चुंबकीय तरंग में। वो विद्युत चुंबकीय तरंग आगे के पास जाती है और दोबारा उसके पास वही PDF फाइल बन जाती है। मतलब कोई भी चीज़ आप कोई भी डाटा भेज रहे हो, वो डाटा पहले विद्युत चुंबकीय तरंग में बदलता है। तो अगर आप उसको प्रभावी तरीके से भेजना चाहते हो तो ये एक शर्त होती है कि जिस एंटीना का आप यूज कर रहे हो, जिस एंटीना का आप यूज कर रहे हो तरंग को भेजने के लिए, वो क्या होना चाहिए, उसका जो आकार है वो उसकी तरंग दैर्ध्य के समतुल्य होना चाहिए। मतलब जो संकेत आप भेज रहे हो ना, उसकी जो लैम्डा है उस लैम्डा का बटे में 4 करो, तो लगभग इतनी लंबाई का एंटीना होना चाहिए, तभी वो संकेत है, जो मैसेज है या जो डाटा आप भेज रहे हो वो सही तरीके से आगे जा पाएगा। तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है कि मान लो कोई अपने संकेत भेज रहे हैं, उसकी आवृत्ति 20 किलोहर्ट्ज है, ठीक है, ये न्यू है आवृत्ति, न्यू इज इक्वल टू C/λ होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू C/न्यू से जब अपने इस लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं तो ये अपने पास 15 किलोमीटर आती है। लैम्डा की वैल्यू क्या आती है, 15 किलोमीटर। तो अब इस λ/4 करो आप यहाँ पर, तो लगभग 15/4, इसको 16 मान लो तो 4 किलोमीटर बन जाएगा। मतलब कि अगर आपको 20 किलोहर्ट्ज का संकेत भेजना है तो उसके लिए आपका जो एंटीने का साइज है वो 4 किलोमीटर ऊंचा होना चाहिए एंटीना, ठीक है। तो इतना ऊंचा एंटीना संभव नहीं है, आप ऐसे थोड़ा 4 किलोमीटर ऊपर की तरफ एंटीने को ले जाओगे। फिर आप आवृत्ति तो देखो, आवृत्ति तो बिल्कुल कम है, तो इस कारण जो तरंग दैर्ध्य है वो बहुत ही ज़्यादा आ रही है और एंटीना का साइज भी बहुत बड़ा आ रहा है। तो मतलब कि निम्न आवृत्ति के संकेतों के लिए उच्च तरंग दैर्ध्य होने के कारण एंटीना का साइज भी बड़ा रखना पड़ेगा, और इतनी साइज का एंटीना अतः स्पष्ट है कि इतना लंबा एंटीना बनाना संभव नहीं है। तो अपने संकेत को सीधा इतनी दूरी तक ना भेज पाने के कारण वाहक तरंग के साथ मिलाकर इन्हें उच्च आवृत्ति के संकेतों में बदलकर भेजते हैं। अब इसी आवृत्ति को अपने बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो आवृत्ति ज़्यादा होगी तो तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम हो जाएगी, और एंटीना का साइज भी अपने को क्या करना पड़ेगा, बहुत ही कम रखना पड़ेगा। तो समझ आई बात आपको, ये एक शर्त है, ये आप ये ऐसे नहीं कह सकते कि सर ये वाली कहाँ से आई, ये एक कंडीशन है कि संकेत को सही तरीके से भेजना चाहते हो तो λ/4 के कोटि का एंटीने का साइज होना चाहिए, उसकी ऊंचाई होनी चाहिए इतनी। समझ आई बात। अब दूसरा है एंटीना के द्वारा प्रभावी शक्ति विकिरण, इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एन एंटीना। तो अब इसका मतलब क्या है कि समान लंबाई के 2 एंटीना द्वारा अल्प तरंग दैर्ध्य व उच्च आवृत्ति संकेतों को विकिरित
शक्ति अधिक होगी हेतु अल्प तरंग दैर्ध्य और उच्च आवर्ती संकेतों की विकिरित शक्ति अधिक होगी, वह लंबी दूरी के संचरण हेतु हमें उच्च शक्ति की आवश्यकता होती है, अतः मॉडुलन की प्रक्रिया आवश्यक है। अब इसका भी कोई मैथमेटिकल रूप या आपके कोई और ज़्यादा थ्योरी नहीं दी हुई, इसको बस इतनी थ्योरी को समझ लो आप क्या है कि देखो जो आप एंटीना लेते हो वो एंटीना अगर तो आपके जो संकेत हैं वो उच्च आवृत्ति के हैं, तो मतलब कि ये जो एंटीना इसकी खासियत ये है कि ये ज़्यादा दूरी तक इसको फैलाएगा। और जो यहाँ पर आप देखो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में क्या होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है। और ये जो ऊर्जा बटा में अगर अपने क्या कर देते हैं, समय कर देते हैं, तो वो क्या आ जाती है, शक्ति आ जाती है। मतलब 1 सेकंड में इसने कितनी ऊर्जा क्या की यहाँ पर फैलाई आसपास में, उसको अपने एंटीना की शक्ति बोल देते हैं, ठीक है। तो जो एंटीना की शक्ति है वो ज़्यादा तब होगी जब आपकी जो आवृत्ति है वो क्या होगी, उच्च होगी, या तरंग दैर्ध्य क्या है, निम्न होगी। मतलब कि एंटीना ज़्यादा एरिया में फैलाएगा तरंगों को अगर क्या हो, उच्च आवृत्ति की तरंगें हो, और अगर क्या हो, निम्न आवृत्ति की तरंगें, तो वो बहुत ही कम एरिया में उसको फैलाएगा। यानी विकिरित शक्ति का मतलब है यहाँ पर फैलाने वाली जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा फैल रही है एंटीना के कारण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, वो कम फैलेगी, ठीक है ना। तो ये इस संकेतों के कारण है, इस कारण अपने को उच्च आवृत्ति के संकेत चाहिए होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एरिया में फैल जाते हैं, ठीक है। तो अपने ज़्यादा यानी प्रभावी तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेज सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट आता है विभिन्न प्रेषित्रों द्वारा से प्राप्त संकेतों का मिश्रण, मिक्सिंग अप ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो क्या है कि यदि कई लोग एक समय पर बात कर रहे हो या कई संकेत एक साथ भेजे जाएं तो ये सभी संकेत एक दूसरे से मिश्रित हो जाएंगे, ठीक है। तो अतः बहुसंप्रेषण हेतु प्रत्येक उपयोगकर्ता को आवृत्तियों का एक बैंड उपलब्ध कराया जाता है, वह इन्हीं वाहक तरंगों के बैंड के साथ संदेश सिग्नल को मिश्रित करके भेजा जाता है। अब ये टीवी और रेडियो या फिर जो आपका मोबाइल है उसमें ये चीज़ होती है। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो जो आपका मोबाइल है, कोई बंदा बात कर रहा है, एक तो आप बात कर रहे हो आपके घर में, ठीक है, और एक आपके पापा बात कर रहे हैं, ये आप खुद हो, ठीक है, ये आप हो और ये आपके पापा हैं, ये बात कर रहे हैं। तो आपने क्या है, मोबाइल से बात कर रहे हो, तो यहाँ से जो तरंग जाएगी, मान लो कि उसकी जो आवृत्ति है, ठीक है ना, उसकी जो आवृत्ति है वो अपने ऐसे मान लेते हैं कि 20 से लेके 30 किलोहर्ट्ज़ तक की उसकी आवृत्ति है। और जो आपके पापा, क्योंकि जो आवृत्ति है वो टाइम के साथ चेंज होती रहती है, आपकी आवाज़ ऊंची नीची के साथ भी चेंज होती रहती है आवृत्ति, तो जो आपके पापा की आवाज़ की आवृत्ति है वो 25 से लेके और 35 किलोहर्ट्ज़ तक की है, ठीक है, जो यहाँ से संकेत जा रहे हैं। तो अब देखो विद्युत चुंबकीय तरंग यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर जाएगी, लेकिन यहाँ 25 से लेके 30 तक दोनों की कॉमन है। दोनों में विद्युत चुंबकीय तरंग जो 25 से लेके 30 किलोहर्ट्ज़ की विद्युत चुंबकीय तरंग है वो इसमें भी मिक्स है और इसमें भी मिक्स है। तो अब क्या होता है कि इन दोनों तरंगों के आपस में मिक्स होने का खतरा होता है। तो इससे जो आवाज़ है आपकी वो दूसरे तक सही नहीं पहुँच पाएगी। हो सकता है आपकी जगह आपके पापा की आवाज़ वहाँ पर चली जाए। तो इस कारण जो आपके सिग्नल जा रहे हैं उन सिग्नल को मिक्स होने से बचाने के लिए अपने क्या करते हैं कि मॉडुलन की प्रक्रिया करते हैं। अब मॉडुलन की प्रक्रिया में क्या होता है कि देखो जो तरंगे हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो, तो इस कारण क्या होता है कि जैसे मान लो आपके घर में जो टीवी है वो चल रहा है, ठीक है ना, टीवी चल रहा है, टीवी पर अलग अलग चैनल चल रहे हैं। तो अब वो चैनल अलग अलग मतलब कि अलग अलग कैसे चलते हैं, मान लो स्टार गोल्ड अलग अलग चल रहा है, आज तक अलग चल रहा है वो सारा। तो जनरली पता क्या होता है कि जो आपके पास मान लो कोई आज तक वाला है, ठीक है, न्यूज़ चैनल आज तक वाला है, एक साइड मान लो आप स्टार गोल्ड है आपके पास चैनल, तो स्टार गोल्ड, अब इसकी जो तरंगे होंगी, स्टार गोल्ड वाले जो अपनी तरंगे छोड़ेंगे इनकी आवृत्ति अलग होगी और इनकी आवृत्ति अलग होगी। और सरकार की तरफ से इन चैनल्स को बैंड उपलब्ध करवाए हुए होते हैं भी, इनको कहा हुआ होता है भी आपने जो तरंगे भेजनी है बस 20 से लेके और मान लो 22 किलोहर्ट्ज़ तक की आप तरंगे भेज सकते हो, ठीक है। इनको किलो क्या यहाँ पर अपने उच्च आवृत्ति की तरंग की बात करेंगे। ये बैंड किसका होता है, वाहक तरंगों का बैंड होता है भी, जिसके साथ आपने मैसेज को कंबाइन करके भेजना है।
क्योंकि उनको वाहक तरंग की एक रेंज उपलब्ध करा दी जाती है। अब इस रेंज को आज तक वाले या और कोई भी चैनल वाले यूज नहीं कर सकते, उनको कोई अलग कर देंगे, उनको 30 से लेके 35 तक कह देंगे भी आप इस रेंज की जो वाहक तरंग है वो उसके साथ अपना मैसेज कंबाइन करके भेज सकते हो। तो इस तरीके से हर एक जो चैनल है, मान लो हर एक चैनल है, या जो आपके मोबाइल है, मान लो मोबाइल की कंपनियां वोडाफोन, एयरटेल है, जियो है, इन सब को आवर्तियों का एक बैंड उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है ना, बैंड मतलब रेंज होती है, अभी इतनी आवर्ती से लेके इतनी आवर्ती, वो जो ग्रुप बनता है आवर्ती का मतलब 30 से 35, तो ये एक बैंड हो गया आवर्ती का। तो ये एक इस रेंज में आप क्या है वाहक तरंग का उपयोग कर सकते हो, इससे ऊपर और नीचे नहीं कर सकते। तो इस कारण जो विद्युत चुंबकीय तरंगे एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो वो आपस में मिक्स नहीं हो पाती, अलग अलग रह पाती हैं। जितने चैनल्स आपके घर में चलते हैं उन सब की आवर्ती अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब आप रिमोट से चैनल चेंज करते हो तो जो आपका रिसीवर है वो बस उसी आवर्ती की तरंगों को खींचने लग जाता है। उस रिसीवर में ऐसा चेंज होता है, उसमें संधारित्र भी लगा हुआ होता है जो धारिता चेंज कर देता है या कुछ इस तरीके से चेंज करता है कि जो आपका एंटीना है उस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों को या उतनी आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगों को खींचने लग जाता है। ठीक है ना, तो इस कारण क्या होता है कि जो तरंग है आपस में मिक्स नहीं हो पाती, और अगर अपने मॉड्यूलन ना करें तो जो सामान्यतः संकेत होते हैं उनकी आवृत्ति एक जैसी सी होती है। ठीक है ना, तो इस कारण वो संकेत आपस में मिक्स हो जाएंगे, सही तरीके से नहीं भेजे जा सकते। तो इस कारण संकेतों को भेजने के लिए अपने मॉड्यूलन का उपयोग किया जाता है कि संकेत आपस में मिक्स ना हो, मिश्रण ना बन जाए उनका। समझ आई होगी बात। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अब अपने मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और टेलीग्राम पर आपको इसके नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो बहुत ही जल्दी से अपने इस चैप्टर को करेंगे ख़त्म। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।